सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस, जिसको हिंदी में विधि शास्त्र कहा जाता है। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैंस कैल्सन के बारे में। ठीक है, हैंस कैल्सन के विधि के विशुद्ध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और भारत में उसकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन हैंस कैल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ एंड डिस्कस इट्स रेलेवेंसी इन इंडिया। मतलब ये जो टॉपिक है ये हैंस कैल्सन के विशुद्ध विधि के सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में है। मतलब हैंस कैल्सन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको विधि के विशुद्ध सिद्धांत कहा जाता है, उसके बारे में है। ठीक है, हैंस कैल्सन को बेंथम तथा ऑस्टन की जो विश्लेषणात्मक विचारधारा की से जो एक नई शाखा बनी थी, जिसको वियना शाखा है, उसका प्रमुख माना जाता है। कहने का मतलब हैंस कैल्सन वियना स्कूल से संबंधित थे, वियना शाखा से संबंधित थे। ठीक है, अब आ गया भी हैंस कैल्सन ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। उसका मतलब क्या है? ठीक है, कहते हैं कि कैल्सन का नाम अग्रणी पंक्ति में है। कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, सिद्धांत है, यह सिद्धांत पहली बार 1934 में लॉ क्वार्टरली रिव्यू में पब्लिश हुआ था। ठीक है, अब ये शुद्ध विधि का सिद्धांत क्या है? कहते हैं कि शुद्ध विधि का सिद्धांत निश्चयात्मक विधि का एक सिद्धांत है। कहने का मतलब जैसे इसके नाम से पता चलता है कि शुद्ध विधि का सिद्धांत प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। कहने का मतलब जो लॉ की थ्योरी है, जो लॉ है, वो शुद्ध होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इसके अंदर नहीं आने चाहिए। ठीक है, इनके कहने का मतलब इसमें ना तो समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र जिसको पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, नीति शास्त्र, हिस्ट्री हो गया, इसके इफेक्ट से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका मतलब क्या है कि शुद्ध विधि के सिद्धांत का मतलब है कि बाकी जो शाखाएं हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, नीति शास्त्र, हिस्ट्री, ये इससे अलग होने चाहिए। इनका इफेक्ट लॉ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लॉ है कैल्सन के अनुसार, कैल्सन ने अपनी शुद्ध विधि के सिद्धांत में जो लॉ है उसके आदर्शात्मक तत्वों को अलग कर इसकी शुद्धता को बनाए रखने का प्रयास किया है। मतलब ये आदर्श को नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि जब लॉ की बात हो रही है तो हमको क्या पढ़ना चाहिए, किसकी व्याख्या करनी चाहिए? विधि जो है, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी चाहिए, या विधि जो होनी चाहिए उसकी नहीं। मतलब आप किसकी बात करो? जो लॉ इस समय पर्टिकुलर तरीके से चल रहा है, जो लॉ इस समय है, उसकी इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए, ना कि जो लॉ होना चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत है। ठीक है, अब कहते हैं कि कैल्सन ने जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्राइन है, उसके अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, पहली बात कि लॉ के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि जो रियल लॉ है उसका विवेचन होना चाहिए, उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि आदर्शात्मक विधि। आदर्श मतलब भी बढ़िया होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उसका नहीं, जो है उसकी बात करो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विधि के सिद्धांतों में विधि जैसी कि है, रियल में है, उसका वर्णन करना चाहिए, ना कि जैसी कि भी होनी चाहिए उसका वर्णन करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लॉ और लॉ के सिद्धांत में इन्होंने डिफरेंस बताया कि ये अलग अलग चीजें हैं। लॉ अलग चीज है, लॉ का सिद्धांत अलग चीज है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ अलग चीज है। तीसरा बताया
बी, लॉ के सिद्धांतों को समय और स्थान की परिसीमाओं से मुक्त रखते हुए सभी स्थानों यानी समय पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। मतलब जो लॉ है वो कहते हैं कि यूनिवर्सल होना चाहिए, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं हो सकती, इससे मुक्त है, सभी प्लेसेस पर और समय पर समान रूप से, ठीक है, बराबर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट में यह बताया कि विधि का सिद्धांत प्योर होना चाहिए, उसमें जो सब्जेक्ट हैं अदर्स, जैसे कि सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है, पॉलिटिकल साइंस है, राजनीति शास्त्र है, नीति शास्त्र है या हिस्ट्री है, इसके इफेक्ट से मुक्त रखा जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये बताया कि विधि शास्त्र जूरिस्प्रूडेंस सिद्धांत मूलक यानी अथवा मानकीय नॉर्मेटिव विज्ञान है, ना कि नेचुरल साइंस, ठीक है। इन्होंने इसको नॉर्मेटिव साइंस माना है, विज्ञान माना है, नेचुरल साइंस नहीं माना, ठीक है। उसके बाद ये बताया कि विधि के सिद्धांत की जो नेचर है, प्रकृति है, वो वैज्ञानिक है, ना कि संकल्पनात्मक, अर्थात एक विज्ञान है ना कि संकल्प या इच्छा की एक्सप्रेस। क्लियर। उसके बाद जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है उसका केंद्र बिंदु क्या है, ठीक है। कहते हैं कि शुद्ध विधि के सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानकों की व्यक्ति माना जाता है। उनके अनुसार विधिक लीगल ऑर्डर मानकों का स्तूप है, पिरामिड होता है ना, वो पिरामिड ऑफ नॉर्म्स जिसको बोला जाता है। कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान और लॉ के आधार जो सोर्सेज हैं उनके बीच में डिफरेंस को समझ लेना आवश्यक है। विज्ञान का आधार नेचुरल सोर्सेस विज्ञान है, जबकि लॉ का आधार क्या है, स्रोत विधि शास्त्र है, ठीक है। जैसे जो साइंस है उसका आधार क्या है, भी जो नेचुरल सोर्स है, ठीक है। और जो लॉ है उसका आधार क्या है, वो क्या है, विधि शास्त्र, स्रोत विधि शास्त्र है, ठीक है। अब कहते हैं कि जो विज्ञान का आधार स्रोत कार्य और कारण से संबंधित को बोध कराता है। जैसे साइंस है, हर साइंस के अंदर हर चीज के पीछे, किसी भी फैक्ट के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। जैसे कि पानी है, पानी कैसे बनता है, वाटर कैसे बनता है, H2O, ये फार्मूला है। चाहे आज निकाल लो, चाहे 500 साल पहले निकाल लिया होता तो भी यही निकलता, ठीक है। कहने का मतलब साइंस के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। जबकि विधि का आधार क्या है, विधि का आधार स्रोत इस बात का ज्ञान कराता है कि किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, ठीक है। जब अगर पहले तो साइंस की बात की, साइंस के पीछे क्या है, भी जो रिजल्ट निकला है उसका कोई ना कोई कारण होता है। और लॉ में क्या चीज देखी जाती है कि किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। जैसे एक बंदे ने चोरी की है, ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि चोरी करने के लिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्लियर। इस प्रकार कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत का सार ये है कि नेचुरल साइंस है, उसके पीछे क्या होता है, कोज होता है, वो कोज कारणता होती है, ठीक है। जबकि लॉ के पीछे सामाजिक विज्ञान होने के नाते मानवत्व से संबंधित है, ठीक है। अब कैल्सन ने विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए में के अंतर को भी स्पष्ट किया है। एक तो है लीगली जो बात है होना चाहिए, एक होता है नैतिक मोरलिटी के आधार पर। उनके अनुसार विधिक चाहिए में मतलब लीगल चाहिए को ग्रह जगत से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि नैतिक चाहिए को व्यक्तिगत भावना और विचारों से मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने सिद्धांत दिया है शुद्ध विधि का सिद्धांत, उसका महत्व क्या है। ऐसा कहा जाता है कि कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत ने विश्लेषणात्मक पद्धति के कारण विधि पर छाए हुए कोहरे को हटा दिया तथा ऐसे तर्क संगत डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ का प्रतिपादन किया जिससे किसी भी
विधि व्यवस्था पर आसानी से लागू किया जा सकता है। ठीक है। अब जो कैल्सन ने शुद्ध विधि का सिद्धांत दिया था उसके पीछे क्या क्या कारण है, उनका महत्व क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। पहली बात, ये सिद्धांत स्टेट और लॉ के बीच में कोई अंतर नहीं करता। कहने का मतलब स्टेट और लॉ एक ही है, एक बराबर ही है, इनके बीच में कोई भी मतलब डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डुअलिज्म बिटवीन स्टेट एंड दी लॉ। ठीक है, पहली दो बात इन्होंने ये कह दी। दूसरा सिद्धांत, दूसरे नंबर पर यह सिद्धांत क्या कहता है कि कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत ये आवश्यक नहीं समझता कि विधि का स्वरूप इंपेरेटिव हो। मतलब ये जरूरी नहीं कि लॉ के पीछे कोई ना कोई सैंक्शन होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? ऑस्टिन। इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने जो सैंक्शन है, जो सजा है, उसको बिल्कुल ही नहीं माना है, लेकिन उतना नहीं जितना ऑस्टिन ने जरूरी समझा था। ठीक है। तीसरा पॉइंट, कैल्सन ने इंटरनेशनल लॉ को स्टेट के लॉ से ज्यादा श्रेष्ठ माना है। ये क्या कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट के लॉ से ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ऑस्टिन ने तो इंटरनेशनल लॉ को लॉ ही नहीं माना था। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे कोई सैंक्शन, कोई सजा नहीं होती। ये तो ऑस्टिन का था। लेकिन कैल्सन ने क्या माना है कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ से ज्यादा ऊपर है, सुपीरियर है। ठीक है। उसके बाद कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत में जो कस्टमरी लॉ है उसको मान्यता प्रदान की गई है। इन्होंने कस्टमरी लॉ को मान्यता दी है, भी ये होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, ऑस्टिन ने ऐसा नहीं माना था। उसके बाद कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के सिद्धांत के अंतर्गत जो प्राइवेट और जो पब्लिक लॉ है उसमें कोई डिफरेंस नहीं समझा, अंतर नहीं किया, डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, ये मोटे तौर पर जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है उसका महत्व है। ठीक है, उनके महत्व के कारण है, ये कारण है, ये कैल्सन ने इस सिद्धांत में माना है। ठीक है। अब डीमेरिट करें, इसकी आलोचना करें, मतलब कई विधि शास्त्री थे जिन्होंने कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत की आलोचना की है। ठीक है, ये आलोचना किस प्रकार की है? पहला, कि कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ द्वारा स्टेट और लॉ के बीच में डुअलिज्म को समाप्त कर दिया गया। ये सही नहीं है। मतलब इन्होंने स्टेट और लॉ के बीच में डिफरेंस नहीं माना, और इससे क्या हो गया, जो स्टेट की शक्ति है, जो पावर है, वो कम होगी। क्योंकि स्टेट ऊपर होता है कि लॉ ऊपर होता है? स्टेट ऊपर होता है, क्योंकि लॉ को कौन बनाता है? स्टेट बनाएगा। तो कैल्सन ने तो इनके बीच में डिफरेंस ही खत्म कर दिया, इसलिए जो इंपॉर्टेंस थी स्टेट की वो सीमित कर दी। ये पहली इसकी आलोचना है। ठीक है। दूसरा है, कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत द्वारा प्राइवेट और पब्लिक लॉ के बीच में डिफरेंस को समाप्त किया, वो ठीक नहीं है। ठीक है। तीसरा, कैल्सन ने क्या माना? इंटरनेशनल लॉ को जो नेशनल लॉ है, राष्ट्रीय विधि है, उससे ऊपर माना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो इंटरनेशनल लॉ है वो किस पर डिपेंड है, कहां से निकला है? वो नेचुरल लॉ से निकला है। तो इस प्रकार उन्होंने दूसरे सब्जेक्ट को, नेचुरल लॉ को, पिछले गेट से एंट्री दे दी। ठीक है, प्रकृति। ठीक है, कहने का मतलब एक बात तो ये कहते हैं कि लॉ जो है, लॉ का जो सिद्धांत है वो शुद्ध होना चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट इसके अंदर एंटर ना करे। लेकिन यहां से क्या हो गया, बैकडोर एंट्री होगी किसकी? नेचुरल लॉ की। ठीक है। उसके बाद कैल्सन की जो ये कैल्सन ने सिद्धांत दे रखा है, कहते हैं कि ये व्यर्थ की कसरत है, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है। बहुत सारे विधि शास्त्रियों ने कैल्सन के इस कल्पना की आलोचना की है। ठीक है। और फ्रीडमैन का तो यहां तक कहना था कि कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत आधुनिक जो न्यू कंसेप्ट है, विधिक समस्याओं का समाधान तलाशने में असमर्थ है। इसके बावजूद भी कैल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत को विधि शास्त्र में जूरिस्प्रूडेंस में एक अपना एक
स्थान है उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपका ये टॉपिक था कि कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत क्या है उसके बारे में। सबसे पहले ये वियन्ना शाखा से थे कैल्सन। ठीक है, इन्होंने एक बात कही कि शुद्ध विधि का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? कैल्सन ने दिया था। इसके अंदर ये कहा कि जितने भी सब्जेक्ट हैं अदर, उसका इफेक्ट लॉ पर नहीं होना चाहिए, वो अलग है, क्योंकि लॉ शुद्ध है, प्योर है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो लॉ पर्टिकुलर इस समय है उसकी बात होनी चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, उसकी व्याख्या होनी चाहिए, ना कि जो चाहिए, जो होना चाहिए उसकी। ठीक है, अब कैल्सन के जो इस सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या है? पहली बात तो इन्होंने विधि के सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक विधि की विवेचना होनी चाहिए, ना कि आदर्शात्मक विधि की। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने कहा। दूसरी बात, इन्होंने लॉ और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ के अंदर डिफरेंस कर दिया। कहते हैं कि लॉ अलग चीज है और डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ अलग चीज है। ठीक है, तीसरी बात कही कि लॉ का जो सिद्धांत है वो समय और स्थान की परिसीमाओं से मुक्त रखते हुए सभी स्थानों पर, मतलब सभी जगह पर लॉ एक जैसे एप्लीकेबल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जो विधि का सिद्धांत है वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर अदर सब्जेक्ट, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र, ये नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने विधि शास्त्र सिद्धांतात्मक मूलक अथवा मानकीय नॉर्मेटिव विज्ञान है, ना कि एक नेचुरल साइंस। ठीक है, और उन्होंने ये माना कि विधि के सिद्धांत की जो नेचर है वो वैज्ञानिक है, ना कि संकल्पनात्मक। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये माना कि साइंस और लॉ के बीच में क्या अंतर होता है। विज्ञान का आधार क्या है? कारण, रीजन। जैसे कि H2O किसका फार्मूला है? पानी का। आज निकाल लेते चाहे 1000 साल पहले निकालते, यही पानी कैसे बनता है? क्योंकि इसका कारण H2O है। ठीक है, और लॉ के पीछे क्या होता है? लॉ के पीछे होता है चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए। अगर बंदा कोई चोरी करता है तो उसको सीधी सी बात पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके महत्व के कारण क्या है? जो शुद्ध विधि का सिद्धांत है किसका? कैल्सन का। पहली बात, ये राज्य और लॉ के बीच में कोई अंतर नहीं करता। यह कहता है कि लॉ और स्टेट एक ही है, एक बराबर है। ठीक है, और कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत ये आवश्यक नहीं समझता कि विधि का स्वरूप जो है वो आदेशात्मक हो, इंपेरेटिव हो। जरूरी नहीं कि लॉ के पीछे कोई ना कोई सजा हो। ठीक है, जैसे ऑस्टिन ने माना था। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ से ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, और कस्टमरी लॉ को इन्होंने मान्यता दी है। ठीक है, और प्राइवेट लॉ और पब्लिक लॉ के बीच में डिफरेंस नहीं किया। ये मानते कि डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब डीमेरिट क्या थी इसकी? पहली बात, इन्होंने स्टेट और लॉ के बीच में जो डुअलिज्म था उसको समाप्त कर दिया। मतलब ये कहा कि स्टेट और लॉ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे क्या कि स्टेट की जो मान्यता है, जो शक्ति है, वो कम हो गई, सीमित हो गई। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के अंदर भी डिफरेंस को समाप्त कर दिया, जो सही नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने इंटरनेशनल लॉ को नेशनल लॉ से, राष्ट्रीय विधि से ऊपर माना है, जिससे क्या हो गया भी इंटरनेशनल लॉ कहां से निकला है? नेचुरल लॉ से। तो बैकडोर दूसरे सब्जेक्ट की एंट्री होगी। और कई विधि शास्त्रियों ने इनका जो कंसेप्ट है, इनका जो सिद्धांत है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, उसको फजूल की दिमागी कसरत माना है। ठीक है, और फ्रीडमैन का तो यहां तक कहना है कि कैल्सन का शुद्ध विधि का सिद्धांत जो आज की समस्याएं हैं उनका समाधान तलाशने में असमर्थ है। इस प्रकार आपका पहला टॉपिक हैंस कैल्सन, ठीक है, उनके द्वारा दिया हुआ डॉक्ट्राइन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, शुद्ध विधि का सिद्धांत पूरा होता है।